Good morning, everybody. My name is Dr. Avinav Singh, and I welcome you all to the India's largest learning platform, Unacademy, the Concept channel, with me in our daily class, Daily Decode Dose 3D, in which we break down some important terminologies of economy. And today we have brought some very much relevant and very much familiar topic, what is called GDP. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, आई नो दिस, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो हैं वो जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपके नॉलेज में ऐड ऑन करेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। डियर देखो, जीडीपी के बारे में हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि जीडीपी क्या होती है। हमने एनसीईआरटीज में इसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम सुनते भी हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लॉजिक, कॉन्सेप्ट तो हम सबके पास है, लेकिन जब लॉजिक की बात होती है तो बहुत बार हमें कंफ्यूजन होती है। इसी नाते हम ग्रीन जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, ये सब हम रिलेट नहीं कर पाते। परचेजिंग पावर पैरिटी पर जीडीपी क्या होती है, मार्केट एक्सचेंज रेट पर जीडीपी क्या होती है। तो जब ये न्यूज़ेस हम सुनते हैं या इनके बारे में जब हम सुनते हैं तो हम इनको रिलेट नहीं कर पाते। और आज जो मुद्दा है उसको मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से या समझाने की कोशिश करूंगा, रिलेट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप जो ये तमाम और तरीके के जीडीपी के बारे में सुनते हैं आप उसको रिलेट कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। ठीक है तो बहुत आसान टॉपिक, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पर ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव सिंह एंड आई लुक आफ्टर इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी। दीज आर माय कोर एरिया इन विच आई, मतलब मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो इंडियन इकोनॉमी में है। तो बेटा, विदाउट वेस्टिंग फर्दर सेकंड, लेट्स मूव ऑन विद द डिस्कशन। जीडीपी क्या होती है? अमेरिका बहुत बड़ा है जीडीपी के मामले में, या इकोनॉमी का साइज उसका बहुत बड़ा है। इंडिया की इकोनॉमी का साइज उसके कंपैरिजन में फिफ्थ है। ठीक है, इस तरीके से जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की रिपोर्ट्स आती है तो आप डिफरेंट कंट्रीज को आप देखते हो, किसी कंट्री फर्स्ट रैंक पे, किसी की सेकंड पे, किसी की थर्ड पे, सेम इंडिया की फिफ्थ पे है। लेकिन जब परचेजिंग पावर पैरिटी की बात होती है तो इंडिया की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आप कंसिडर करते हो। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये जीडीपी होती क्या है, या किसी देश के बारे में क्या बताती है, या इकोनॉमी के बारे में ये क्या बता रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोविड 19 के इम्पैक्ट के नाते आपने लास्ट ईयर एक खबर सुनी होगी कि आपकी इकोनॉमी श्रिंक करके -7.7% की यहाँ पर रजिस्टर की गई। श्रिंक करने का मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट का नेगेटिव हो जाना। ठीक है, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई, उसके कारण कुछ दिए गए जिसके नाते ये ऐसा हुआ है। और इस साल जो है इंडिया का जो प्रोजेक्शन है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 की हम बात कर रहे हैं, इंडिया का जो प्रोजेक्शन है इट इज ऑलमोस्ट 11%। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हम ग्रोथ रेट को मेंटेन रखेंगे। तो ये ग्रोथ रेट क्या होती है, या जीडीपी का बढ़ जाना क्या रिफ्लेक्ट करता है एक देश के बारे में, एक देश के को इकोनॉमिक वे में क्या ये दिखाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी मन में होंगे, जैसे मैं भी जब पढ़ता था तो इनके बारे में काफी सोचता था कि आखिर ये ऐसा क्यों है, ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया डियर कि आपको हमेशा तीन चीजों पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट, लॉजिक एंड ओपिनियन। आप डेफिनेशन पढ़ लो, आप किताबों में चीजों को पढ़ लो, तो हो सकता है दो चार बार पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बट वेन एवर इट कम्स टू द लॉजिक एंड ओपिनियन, आपको इन डेप्थ चीजें पता होनी चाहिए। आपको कई जगह से उसके रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना पड़ता है, तभी जो है एक लॉजिक आपके मन में क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और फिर आप चीजों को जितने भी हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। वही हम आज करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये न्यूज भी आपने सुनी होगी, अब इसको कनेक्ट कैसे करना है अपने टॉपिक से, कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन इकोनॉमी अगर बात करें तो ट्विन शॉक की इस बार बात हुई है, एक डिमांड साइड से, एक सप्लाई साइड से। शॉक का मतलब क्या है कि जीडीपी क्यों कम हो गई, डिमांड साइड से भी इसको प्रेशर आया और सप्लाई साइड से भी इसको प्रेशर आया। डिमांड साइड की अगर बात करें डियर, देखो हमारे पास परचेसिंग पावर नहीं है, हमारी नौकरियां चली गई, हमारे पास इनकम नहीं है, तो हाथ में परचेसिंग पावर नहीं है, अब हम खरीद नहीं सकते, तो मार्केट में डिमांड कम हो गई। अब मार्केट में डिमांड कम तो हुई एक तरफ, और दूसरा शॉक आया सप्लाई साइड से। सप्लाई साइड से कैसे शॉक आया कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारे लेबर्स जो है माइग्रेट करके चले गए जो उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो सप्लाई भी गुड्स एंड सर्विसेज की कहीं ना कहीं बाधित हुई, रुकी वहां पर। तो एक शॉक सप्लाई साइड से आया, एक शॉक डिमांड साइड से आया, और दोनों के नाते देश का प्रोडक्शन क्या हुआ, डिक्लाइन कर गया। उसी को रिलेट करते हैं कि जाहिर सी बात है बेटा, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो, तो इन रिटर्न यू गेट सम इनकम एंड यू यूज दैट इनकम ऑल्सो over consumption and over investment. Either you consume anything, either or invest anywhere else.
तो आप क्या करते हो, आपके पास जो भी पैसे आते हैं या तो आप उसको कंजम्पशन में लगाते हो या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, दोनों की बातें होती हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास जो पूरा पैसा हम तो खर्च नहीं करेंगे, कुछ पैसा सेविंग्स में रखेंगे, ठीक है। सेविंग्स में रखेंगे तो वो पैसे फिर क्या है, आज की डेट में लोग सोचते हैं कि उनका पैसा ग्रो करे, और ग्रो कैसे करेगा कि उसको जब हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि लोग जो उनके पास बड़ा अमाउंट एक रहता है सेविंग्स का, वो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी नाते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये भी दोनों बहुत देश में कम हुआ, ठीक है। अब बताओ इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो जो कंपनीज हमारे यहाँ काम कर रही हैं, जो एमएसएमईज हमारे यहाँ काम कर रही हैं, उनको फंड कैसे मिलेगा? इन्वेस्टमेंट तो आपने कम कर दिया। इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब कि नई कैपिटल अब आपके देश में नहीं बनेगी, कैपिटल फॉर्मेशन आपके देश में स्लो हो जाएगा। और जिस देश में कैपिटल फॉर्मेशन स्लो हो जाता है या नई कैपिटल लोगों को नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है उनके प्रोडक्शन पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और प्रोडक्शन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने का मतलब क्या है, कंपनियां फैक्ट्रियों को लॉस होगा और लॉस होने के नाते वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो तीसरा आप देख सकते हो, डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन एंड लॉस इन जॉब्स। कंपनी को लॉस होगा, बंद होगी, और उससे क्या होगा कि लोगों की नौकरियां यहां पर जाएंगी, जैसा कि आपके देश में हुआ, आपने देखा भी होगा ये चीजें। इससे क्या होगा, कंपनियों को लॉस होगा तो कंपनियों ने भी तो जाहिर सी बात है बैंक वगैरह से लोन वगैरह लेके रखा होगा, तो बैंकों का एनपीए भी बढ़ेगा क्योंकि वो पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि अगेन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है देश की वो वीक होगी, बैंक्स आपके वीक हो जाएंगे, आगे से वो लोन देने से हेजिटेट करेंगे, जिसके नाते फिर से आपके देश में जो कंजम्पशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। और इससे वाइड स्प्रेड नेगेटिविटी फैलेगी, बहुत तगड़ा रिसेशन फैलेगा, और फिर हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में भी चली जाए। इसी सबसे इकोनॉमी को निकालने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान यहाँ पे लॉन्च किया गया। वी शेप रिकवरी की बात की गई, शेप्स ऑफ रिकवरी की भी हम बात करेंगे आगे। तो डियर कीप इट वेरी मच सिंपल कि जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर जो है अफेक्ट हो रही है, ठीक है, या जीडीपी यहाँ पे देश की क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। जो भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं 17-18 में 7%, 18-19 में 6.1%, 19-20 में 4.2%, एंड 2021 में अगर आप देखो तो -7.7%, और 11% था 21-22 में। तो ये जीडीपी के प्रोजेक्शंस हैं जो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में आपको बताए गए हैं, ठीक है। ये तो पास्ट की है, और ये जो करंट ईयर चल रहा था उसकी बात की गई थी, और ये नेक्स्ट ईयर आने वाले की, मतलब ये जो करंट ईयर आपका चल रहा है 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इस बात का प्रोजेक्शन सरकार के द्वारा से किया गया है। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक देखते हैं। देखो बेटा, जीडीपी की अगर बात करें तो कीप इट वेरी मच सिंपल। हमेशा मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो पहले। कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आप बढ़िया किताबों से बढ़िया चीजें 2-4 लाइनों के बारे में आप पढ़ोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे। तो इन एनी बुक यू मे रीड इट। जीडीपी का मतलब क्या होता है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर, जिसको आप इकोनॉमिक बाउंड्री भी कहते हो या ज्योग्राफिक बाउंड्री भी कहते हो, बाय द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स विद इन अ ईयर। तो यहां पर सिंपल सी बात निकल के आती है कि डेफिनेशन का मतलब है कि हमने अपने देश की बाउंड्री के भीतर, अपनी ज्योग्राफिक बाउंड्री या इकोनॉमिक बाउंड्री के भीतर, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट जो बाहर के भी लोग हैं और जो देश में रहने वाले लोग हैं, दोनों ने मिलकर जो प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाती है, जीडीपी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में डियर मैं ये बता दूं कि एवरी टर्मिनोलॉजी, एवरी वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसके वर्ड को ब्रेक डाउन करो, अपने आप वो अपने बारे में आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ कंपोजिशन ऑफ 3 वर्ड्स, ग्रॉस, डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। लेट्स ब्रेक डाउन दिस वर्ड फर्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस? 1 मिनट, ठीक है। ग्रॉस की बात करते हैं बेटा। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, टोटल या एग्रीगेट, ठीक है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक ये वर्ड इकोनॉमिक्स में जब भी आए तो हमेशा आप समझना कि यहां पर इकोनॉमिक या ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात हो रही है। इकोनॉमिक या ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसको थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूं बेटा। इकोनॉमिक बाउंड्री आप सुनते हो और एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री सुनते हो, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक बाउंड्री, इकोनॉमिक बाउंड्री का मतलब क्या होता है, उस इकोनॉमिक बाउंड्री के भीतर जो कुछ भी होगा वो आपके देश का हिस्सा माना जाएगा, आपके देश की इकोनॉमी का हिस्सा
माना जाएगा, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बाउंड्री। तो यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तभी तो वो वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो, ठीक है, आपके देश की मानी जाएंगी, फॉर एग्जांपल इंडिया की मानी जाएंगी, और इंडिया ही यहाँ पर जो है टैक्स वगैरह, चाहे वो कस्टम हो, एक्साइज हो, इनकम टैक्स हो, वो सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह जो हो रही है उस पर ये लगा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो लगा सकता है। तो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन अथॉरिटी की बात अगर छोड़ दी जाए, तो डोमेस्टिक बाउंड्री जैसे मान लीजिए किसी देश में आपने मिलिट्री बेस बना रखा है, या किसी और देश में आपके फॉरेन जो है ऑफिसेज हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, बिजनेस ऑफिसेज हैं, कुछ भी ऐसा है जो गवर्नमेंट का है, तो वो एरिया किसके जुरिडिक्शन में आएगा, वो इंडिया गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आएगा। तो सिंपल सी बात एक निकल के आती है कि वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो किस देश का हिस्सा मानी जाएंगी, वो आपके अपने देश का हिस्सा यहां पर मानी जाएंगी। होप सो बेटा यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस क्या है कि यहां पर ये गुड्स को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड सर्विसेज को भी यहां पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट इज रिफ्लेक्टिंग बोथ द आइटम्स गुड्स एंड सर्विसेज। होप सो द लॉजिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि टोटल आपकी बाउंड्री के भीतर आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसकी वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो यू वुड गेट जीडीपी। डोमेस्टिक इकोनॉमिक या ज्योग्राफिक बाउंड्री, राइट, यही कंफ्यूज करती है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं और कुछ इन डेप्थ देखने की भी कोशिश हम यहां पर करेंगे। जैसे पॉलिटिकल बाउंड्री की आप बात कर लो तो फिजिकल बाउंड्री होती है, जो भी आपके देश की आपको सीमाएं दिखती हैं फिजिकल वे में दिखती हैं, फिजिकल मैप आप देख लो इंडिया का, तो वो पूरी जगह जो है वो आपकी इकोनॉमी का हिस्सा है। उसके साथ आपके शिप्स हैं, आपके एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि बाकी दुनिया में घूम रहे हैं, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ योर कंट्री हैं, लेकिन हाँ दुनिया में घूम रहे हैं। कोई कतर में घूम रहा है, कोई ओमान में घूम रहा है, कोई फारस की खाड़ी में है, कोई अमेरिका में घूम रहा है, कोई अटलांटिक ओशन में घूम रहा है। तो ऐसा है कि वो भले घूम कहीं और रहे हैं, लेकिन वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मतलब भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से रिसर्च सेंटर वगैरह आप बना के रखते हो डीप ओशियन में, स्पेस में, पोलर रीजन्स पर, ठीक है, तो यहां पर एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है सरकार को कि भाई वो जो रिसर्च सेंटर में आप जो काम कर रहे हो वो भी आपकी ही जीडीपी का हिस्सा यहां पर माना जाएगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप यहां पर कर रहे हो विल बी कंसिडर्ड एज योर कंट्रीज जीडीपी। नेक्स्ट क्या था, फॉरेन ऑफिसर्स। फॉरेन ऑफिसर्स तीन तरीके के आप सुनते हो, एम्बेसीज, हाई कमीशंस एंड कॉन्सुलेट्स। इन तीनों में क्या लॉजिकल डिफरेंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बताएंगे। अगर नहीं होगा तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन डिटेल इनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे आपसे ये जवाब चाहिए। जैसे फॉरेन में आप सुनते होंगे एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट ऑफिसर्स हैं, जैसे अफगानिस्तान वाली कंडीशन में आपने सुना होगा कि इंडिया इज गोइंग टू क्लोज इट्स कॉन्सुलेट एज वेल। ठीक है, कॉन्सुलेट ऑफिसर्स को भी वो क्लोज करने का मन बना रहा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है वहां पर, कोई आपका ट्रेड वगैरह इतना हो नहीं पाएगा, तो कॉन्सुलेट ऑफिसर्स को बंद करने की बात चली। तो डिफरेंट ऑफिसर्स जो दूसरे देशों में हैं जहां पर आपके देश के लोग काम करते हैं, ठीक है, आप सुनते हो ना एम्बेसडर हैं वो हमारे एम्बेसी के, या हाई कमिश्नर हैं हमारे हाई कमीशन के, या कॉन्सुलेट ऑफिस में है, डायरेक्टरेट है, कुछ भी ऐसा, तो ये इन सब के बारे में सुनते हो। तो वहां पर भी जो काम होता है इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इकोनॉमिक बाउंड्री। ठीक है, इसी तरीके से मिलिट्री बेसिस आपने दूसरे देशों में बना के रखे हैं तो ये भी आपकी इकोनॉमिक या ज्योग्राफिक बाउंड्री का माना जाएगा, भले ही उसकी लोकेशन एनीवेयर एल्स ऑफ द वर्ल्ड हो। ठीक है, स्पेशल सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ईईजेड जिन्हें आप कहते हो बेटा। अब जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बता दूं कि 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है आपकी समुद्री सीमा से लगा हुआ, जैसे इंडिया में पेनिनसुलर कंट्री है तो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है उस समुद्री सीमा से लगा हुआ वो इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। वहां पर कस्टम लगाने का अधिकार जो है वो भारत की अथॉरिटी है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का अधिकार वो भारत के लोगों का है, वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होंगी, काउंट होंगी। होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा और देख लेते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। डियर 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये हमने यहां पर साइन किया था, इंडिया इसका सिग्नेचरी मेंबर है,
जो कि डिफाइन करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो जो कब कहाँ होता है, in the sea over which a sovereign nation has a certain special right with respect to exploration and uses of marine resources, which includes generation of energy from wind, water and also oil and natural gas extraction। यानी आपके समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स का वो क्षेत्र, ठीक है, वो एरिया जहां पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह जो कुछ भी है, या एनर्जी को आप जनरेट कर रहे हो, तो वो एक्सक्लूसिव राइट आपका हो जाता है। इसी नाते इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे अंडमान निकोबार का ये देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया। इसी तरीके से इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप देख सकते हो, ये है। तो बेटा ये क्या है कि यहाँ पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंडिया के लोगों का यहाँ पर अधिकार है, यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा यहाँ पर बनती है। होप सो डियर आपको इतनी चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी, और जहां भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन इज योर्स, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जहां भी आपको डाउट है, ठीक है। तो दूसरा क्या था कि मैंने डेफिनेशन में आपको दिखाया था, अ वर्ड वाज रिटन देयर नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट होते कौन है, थोड़ा सा देख लेते हैं उनके बारे में भी। बेटा नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी इंसान हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर कोई कॉर्पोरेशन या कंपनी हो सकती है, ठीक है, जो कि आपके देश में 1 साल से ज्यादा से रह रहा है, और या कंपनी, जैसे इंडिविजुअल की बात करें तो 1 साल से ज्यादा से रह रहा है और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो हमारे देश का रेसिडेंट माना जाएगा। अब वो सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है, दैट्स डजंट मैटर, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट। तो ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि सिटीजन और रेसिडेंट में क्या फर्क होता है। एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है और एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रेसिडेंट को हम यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट की अगर बात करें तो नॉर्मल रेसिडेंट में क्या है कि इट इंक्लूड सिटीजन एंड नॉन सिटीजन हु रिसाइड्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या यूं कह ले कि उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में रिलाई करता है, इंडिया में है, ठीक है। इसमें ये 1 साल वाला जो फॉर्मूला है ये कंपनीज पर लागू नहीं होता अनलेस एंड अनटिल दे हैव हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। फॉर एग्जांपल कि आपके यहाँ मैकडी काम करती है, आपके यहाँ उबर कंपनी काम करती है, आपके यहाँ सैमसंग कंपनी काम करती है, ठीक है, लेकिन इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, कहीं और है, तो ये हमारे देश के लिए एनआरआई कंपनी है, नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनीज मानी जाएंगी। लेकिन टाटा कंपनी जो है कि आप देखो कि अमेरिका में भी काम कर रही है, लैंड रोवर, रेंज रोवर निकाल रही है, तो सिंपल सी बात है, टाटा इज एन इंडियन ब्रांड, इंडियन कंपनी, एंड टाटा हैज हेड ऑफिस इन इंडिया, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड, जो भी उसके ब्रांच वगैरह में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक तरीके से आप देखो वो बाहर कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी उसको हम यहाँ पर टाटा को क्या मानेंगे, हमारी वो रेसिडेंट कंपनी है, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है, उसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में यहाँ पर है। होप सो बेटा पॉइंट यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। यहाँ पर देखो मैंने बताने की जो कोशिश की वो ये है, कंक्लूजन क्या निकलता है कॉन्सेप्ट का, कि यहाँ पर रेसिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर वो बंदा कहाँ का है, कहीं का भी हो, लेकिन अगर हमारे देश में रहकर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन किसका करेगा, या तो गुड्स बनाएगा या सर्विसेज बनाएगा, और उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो हमें हमारे देश की क्या मिल जाती है, जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्ले कंपनी इज अ रेसिडेंट कंपनी फॉर इंडिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे डाबर कंपनी इज अ रेसिडेंट कंपनी फॉर इंडिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये किसान इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम क्या है, मैं क्या हूं, मैं भी तो रेसिडेंट ही हूं, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाऊंगा, क्योंकि मैं इंडिया में रहकर काम कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा हूं। इसी तरीके से मैकडी कंपनी है, ये क्या है कि ये एक तरीके से नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि कंपनियों को वो 1 साल वाला रूल अप्लाई नहीं होता अनलेस एंड अनटिल दे हैव प्रॉपर हेडक्वार्टर इन योर कंट्री, ठीक है। तो मैकडी क्या है कि मैकडी यहाँ पर सिंपल सी बात निकल कर आती है, ये है फॉरेन कंपनी यूएस की, लेकिन इंडिया में क्या है कि काम कर रही है तो नॉन रेसिडेंट, लेकिन इंडिया के बाउंड्री के भीतर ये काम कर रही है। ठीक इसी तरीके से आप देखो कि यहाँ सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी भी कहाँ की है, साउथ कोरिया की, लेकिन इंडिया के बाउंड्री के भीतर काम कर रही है। इसी तरीके से बाहर के लोग हैं, ये नागरिक कहाँ के हैं, बाहर के हैं, या रेसिडेंट कहाँ के हैं, बाहर के हैं, आप यूं निवासी बाहर के हैं, लेकिन आपके देश में रहकर ये काम कर रहे हैं। तो नो डाउट कुछ घर के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है, हमारे घर के अंदर। और जब हमारे घर के अंदर काम होता है तो जो काम होता है उसमें नाम हमारे घर का ही होगा, यानी जो भी ये प्रोडक्शन करेंगे, जो उसकी वैल्यू आप निकालोगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडियाज जीडीपी। आई एम गिविंग यू a small example
so that your concept could clear more. जैसे मान लीजिए अपने देश में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इन किताबों का, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 किताबें बनाई 1000 रुपए की, तो लाख रुपए ये हो गए। इसी तरीके से हम ये पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक साल में हमने 1000 पीसेज ऑफ पेन बनाई, हर एक पेन का दाम 10 रुपए, यानी मार्केट वैल्यू 10 रुपए है, तो जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल प्रोडक्शन है वो कितने का हो जाएगा, 10,000 का। ठीक है, इस तरीके से हमने बैग्स बनाए, 500 पीसेस बैग्स के बनाए, 1500 रुपए का एक बैग है, तो 7.5 लाख का बैग का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो गया। इस तरीके से हमने टैबलेट बनाए, 100 पीसेस टैबलेट बनाए, हर एक टैबलेट का दाम 1500 रुपए है, तो मान लेते हैं 1.5 लाख का टैबलेट हमने प्रोड्यूस किया। तो टोटल प्रोडक्शन हमने क्या किया है, या टोटल वैल्यू कितने की हमने बनाई है, ठीक है, या जो भी चीजें हमने बनाई उसकी टोटल मार्केट वैल्यू, एक साल में जो भी चीजें बनाई है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू, जो फाइनल गुड्स आप कहते हो उसकी कितनी है, तो वो है 10,10,000 रुपए। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स जीडीपी ऑफ योर कंट्री। तो आपने अपने देश में एक साल के भीतर, अगर एक साल की बात करें तो इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर इन योर कंट्री। एंड फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपने जो कुछ भी प्रोडक्शन किया है, इट इज कंसिडर्ड एज जीडीपी ऑफ योर कंट्री। सो दिस वाज बेसिक थिंग्स अबाउट जीडीपी। होप सो यहां तक मैं आपको चीजें और पॉइंट्स क्लियर कर पाया हूंगा। रेस्ट आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अनअकैडमी में यहाँ पर क्या है, 60 डेज जो है प्रीलिम्स के लिए जो बचे हुए हैं, मोर और लेस कम भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 मंथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हियर वर्थ ₹15,000, जिसमें 45 डेज का क्रैश कोर्स है आपका इंग्लिश का, और 45 डेज का क्रैश कोर्स है आपका बाइलिंगुअल, यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। यहाँ पर फ्रीडम ऑफर चल रहा है और जिसमें कि आपको डिफरेंट जो भी आपके प्लस सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। एंड इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइस की फ्लैट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है 1 साल, 2 साल और 3 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है, या कॉम्बो ऑफर पे, राइट। और उसके साथ आपको क्या ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल रही है। ऑप्शनल कार्निवाल यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर क्या है कि अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज कॉम्बो भी है, जिसमें 21 टेस्ट सीरीज ईच, आप कह सकते हो ऑप्शनल टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज है, वर्थ ₹45,000। और ये फ्री आपको मिल रही है 1 साल और ऊपर के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे, चाहे प्लस की बात कर लो या आइकॉनिक की बात कर लो। If you are having any financial difficulty, then Unacademy is providing you the loan facility as well, in which Unacademy is giving you 0% all the facility on 0% processing fees, 0% interest rate, approval in 2 hours, no hidden charges are there, minimum paperwork है, flexible tenures है, ये सारी चीजें हैं। प्लस और आइकोनिक के अपने अपने फायदे होते हैं डियर। मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है, मेरे से इंटरेक्शन भी कर सकते हो, आपके हिसाब से चीजों को यहाँ पर कस्टमाइज किया जाता है और एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हो। फीस बहुत ही कम हो चुकी है, ऑप्शनल वगैरह की बात करें या प्लस और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, यू ऑल नीड टू अप्लाई माई कोड विच इज अभिनव001, अभिनव001 या अभिनव10 की आप बात कर लो, तो आप इन दोनों में से कोई भी कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा और आपका सपोर्ट और प्यार मुझे यहाँ पर मिलेगा। सो और बाकी रही स्पेशल क्लासेस की बात, स्पेशल क्लासेस में से बात करूं तो डियर मेरी हर रात को 10 बजे जो है वो डेली एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको ज्वाइन करिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन 750 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की वहां पर कोशिश कर रहा हूं। इट इज फ्री टू ऑल, जो भी है वो वहां पर आ सकते हैं, और जो भी नए बच्चे हैं प्लेटफॉर्म पर वो मेरा कोड यूज करके उसको अनलॉक कर सकते हैं, अभिनव001 या अभिनव10। So that's all about from my side. Thank you so much for being with me. If you have any doubt, query or anything else like that, और you want to further notification of my classes, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है आपका टेलीग्राम चैनल unacademy_abhinav_singh001, and do like the video, give your feedback and questions or queries in the comment section, and subscribe to the channel. Thank you so much. Love you all guys.